नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज का जनपद है लखनऊ और थाना है हज़रतगंज। वही फेमस हज़रतगंज जिसके बारे में कई बार मैं बता चुका हूँ। वाकया कुछ यूँ है कि तारीख थी 8 अप्रैल 2003 की। गोंडा के बस अड्डे पर रोडवेज की एक अनुबंधित बस आकर खड़ी हुई। यात्री सब उतर गए। जब सारे लोग चले गए तो कंडक्टर ने यह ध्यान दिया कि बस की छत पर एक बाकस जिसे कहते हैं, संदूक जिसे कहते हैं, टीन वाला एक बक्स जो उस जमाने में चलता था, टीन वाला बक्सा, वही ये आपके वीआईपी के और बाकी जो प्लास्टिक वाले ब्रीफकेस आते हैं, ये उस समय बहुत कम चलन में थे। आने जाने में और खासकर ग्रामीण अंचल में यही बॉक्स चलता था। जनरली वो नीले या हरे रंग में पेंटेड होता था और टिन का हुआ करता था। तो उसने ये देखा कि ये एक टिन का बक्सा जो सामान्य रूप से लोग सफ़र में इस्तेमाल करते थे, वो रखा हुआ है। कुली से उसे नीचे उतरवाया, अपने रोडवेज के स्टेशन अधीक्षक के पास ले गए और ये कहा कि ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी में कोई अपना बक्सा भूल गया है, इसको यहीं रखवा लीजिए क्योंकि हमें दूसरी बस लेकर जाना है। जिसका छूटा हुआ होगा वो आकर आपसे ले लेगा। स्टेशन अधीक्षक ने उसे अपने कक्ष में, अपने कार्यालय में रखवा लिया। अगले दिन सवेरे तक जब कोई उसे लेने नहीं आया और 10 बजे के आसपास स्टेशन अधीक्षक ने अपने कार्यालय के लोगों से पूछा कि क्या हुआ, किसी ने पूछा नहीं। लोगों ने बताया कि कोई नहीं आया। तो उन्होंने रोडवेज के चौकी इंचार्ज को बुलवाया। चूंकि रोडवेज पुलिस चौकी ऑलमोस्ट सभी जिलों में है, इतना ज़्यादा यात्रियों का आवागमन होता है, उनकी तमाम शिकायतें होती हैं। रोडवेज के बस अड्डों पे जो सामान्य शिकायत है, एक तो गिरह कटी की है, दूसरा जहर खुरानी की है और तीसरा सामान छूट जाने की है, और ये लगभग हर दिन होता है। तो उनको बुलाया, उनसे कहा कि कल शाम को 4 बजे के आसपास लखनऊ से आने वाली लखनऊ गोंडा बस पर ऊपर छत पर यह बक्सा पड़ा हुआ था और मैंने सोचा था कोई जल्दी में भूल कर चला गया है, लेकिन अभी तक कोई भी लेने नहीं आया है। आप इसे चौकी पर रखवा लें, जो आएगा उसे चौकी पर भेज दिया जाएगा, कारण बताएगा, आप उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा और इसे ले जाइएगा। चौकी इंचार्ज और सिपाही ने जब उस बक्से को चौकी पर ले जाने के लिए उठाया तो उन्हें एक तो ये बक्सा कुछ भारी लगा, क्योंकि सामान्य रूप से कपड़ा रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस बक्से को, जिसे संदूक कहते हैं, वो उसमें कपड़ा नहीं था, कोई भारी वस्तु थी। और ऐसी वस्तु थी जो हिलाने डुलाने पर, यानी उठाने पर, वो टीन की चादर वाले इस बक्स से टकराने के बाद भी जरा सा भी आवाज नहीं कर रही थी। चौकी इंचार्ज ने कहा कि अभी इसको यहीं पर इसका ताला तोड़वा के इसके भीतर के सामान की लिस्ट बनवा लेते हैं, ताकि कल अगर कोई आके कहता है कि मेरा बक्सा छूट गया है तो वो लिस्ट और वो सामान उसके सामने दे दिया जाए, ताकि किसी तरह की शंका या किसी तरह की शिकायत का कोई मौका उस आदमी को न मिले। चौकी इंचार्ज ने सबके सामने वो ताला तोड़वाया। बॉक्स खोला गया तो उसमें जूट के बोरे में बंधी हुई कोई मांसल चीज समझ में आई। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर भीतर रखा गया है। खैर, बोरी को खोला गया तो उसमें 6-7 साल के एक बच्चे की नंगी लाश मोड़कर रखी हुई थी। भीड़ लग गई। आने जाने वालों की संख्या बस अड्डे पर वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। भीड़ लग गई, उसको बाहर निकाला गया। बॉडी को सील करने के लिए लोगों ने कोशिश की पहचानने की, लेकिन पहचान होना भी संभव नहीं था, क्योंकि ये बॉडी बकौल बस के कंडक्टर के लखनऊ से चढ़ाई गई थी। बोरी और लाश के सिवा उस बॉक्स में कुछ नहीं था। उलट पलट कर देखा गया कि कोई चीज़ इसमें मिल जाए जो पहचान की हो, जिससे कम से कम ये पहचान में आ जाए कि ये कहाँ की लाश है, किस जगह की लाश है और क्यों और कैसे यहाँ तक आई है।
बहरहाल जिनके पास ये पुराने ज़माने का संदूक है, बॉक्स है, सफ़र में इस्तेमाल करने वाला, उन्होंने हमेशा ध्यान दिया होगा कि ढक्कन जब आप बॉक्स को खोलेंगे तो भीतर की तरफ जो बॉक्स का ढक्कन है उसमें एक छोटा सा पॉकेट बना होता है। वो टीन का ही होता है और एक लीवर से वो खुलता बंद होता है। उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा भी होता है और उसके भीतर महिलाएं अपना जेवर या कोई इंपॉर्टेंट कागज़ या फोटोग्राफ ये सब चीज़ें रख देती हैं ताकि वो कपड़ों में मिक्स न हो जाए और जब वो ज़रूरत पड़े तो उनको मिल जाए। उसकी गहराई उतनी होती है जितनी बॉक्स की चौड़ाई होती है, यानी अगर कोई सिक्का रख दिया जाए तो उसे 2 उंगलियां डालकर निकालने की कोशिश की जाती है। जिसके जिसके घर में ये पुराना बॉक्स है, एक बार फिर से उसे खोलकर ध्यान दीजिएगा। नहीं है तो किसी शहर के पुराने हिस्से में जहां ये बक्स संदूक अभी भी बनते हैं वहां जाकर देखिएगा। तो उसमें अगर कोई सिक्का है या कोई छोटे मोटे जो जेवर महिलाएं पहनती हैं, जो बिछिया है या कान का है, वो रख देती हैं तो उसको निकालने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और जब नहीं निकलता तो छोटे बच्चों को बुलाया जाता है क्योंकि उनकी उंगलियां पतली होती हैं। वो उसके भीतर उंगली डालकर उस सामान को निकालते हैं। जब उस संदूक में कुछ नहीं मिला तो एक सिपाही ने 2 उंगलियां डाल के उसमें नीचे टटोलने की कोशिश की। काफी टटोलने पर उसे लगा कि नीचे कागज का कोई टुकड़ा है। हाथ से कोशिश की, नहीं निकाल पाया तो पास में झाड़ू की एक सीख मंगाकर उसे ऊपर करके निकाला गया। उसमें 4 पुराने कागज थे जो ऐसा लगता है काफी समय से रखे गए थे क्योंकि उसमें टीन की जो जंग होती है वो भी हल्की हल्की लग गई थी। 1993 का जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र था जो मकान के अलॉटमेंट या किराए से संबंधित था, जिसमें प्रेषक का नीचे जो नाम पता दिया हुआ था वो दिया था सुबरानी, मार्टिनपुरवा, हजरतगंज और लखनऊ। मार्टिनपुरवा ये वो मोहल्ला है या वो बस्ती है जो गोल्फ क्लब के अपोजिट है और जिसका कैंपस ला मार्टिनियर स्कूल हुआ करता होगा पहले ज़माने में। जो गोल्फ कोर्स है वो भी बहुत पुराना है और वहाँ के जो कैडी या उसके जो घास के काटने वाले या उसको मेंटेन करने वाले लोग हैं वो वहीं पर जाकर बस गए हैं। इसीलिए ला मार्टिनियर कैंपस की वजह से उसे मार्टिनपुरवा कहते हैं। आज भी वहाँ पर ज़्यादातर कैडी जो कई पुश्तों से कैडी का काम कर रहे हैं गोल्फ कोर्स में वो रहते हैं। उसके अलावा अब तो बहुत बस गया है, बड़े बड़े मकान भी वहाँ बन गए हैं। इंस्पेक्टर कोतवाली गोंडा ने इंस्पेक्टर कोतवाली हजरतगंज को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे 6-7 साल के बच्चे की एक लाश एक बॉक्स में मिली है। बॉक्स में उसके जो पॉकेट में एक पुराना कागज मिला है जिसमें पता सबरीना लिखा हुआ है, मार्टिनपुरवा। जरा किसी से दिखवा लीजिए कि ये सबरीना कौन है और ये बक्सा किसका है, और हो सकता है उससे ये पता लग जाए कि ये बच्चे की लाश कहाँ से और किसकी है। हजरतगंज थाने से मार्टिनपुरवा बीट के 2 सिपाही मार्टिनपुरवा पहुंचे। वहां जाते ही उनको पता लगा कि सबरीना की लगभग 5 साल पहले मृत्यु हो गई है और उसके परिवार में वहां पर कोई नहीं है। लोग इकट्ठा हुए, क्या बात है, चूंकि अपने बीट के सिपाही से लोग बड़ा फेमिलियर हो जाते हैं। क्या बात है, तो दोनों सिपाहियों ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे गोंडा के रोडवेज के बस अड्डे पर एक बॉक्स में इस तरह से एक लाश मिली है और उसमें पॉकेट के भीतर जो कागज़ मिला है वो कागज़ एक प्रार्थना पत्र है जो डीएम के नाम लिखा गया है वर्ष 1993 में, और पता उसमें नीचे सबरीना का लिखा हुआ है। लोगों ने कहा कि ये तो नहीं पता कि सबरीना का ये बक्सा वहाँ कैसे पहुँच गया, लेकिन पड़ोस में ही मोहल्ले का एक लड़का रविवार की शाम से गायब है। उन्होंने बताया कि छन्नन का 6-7 साल का लड़का है, वो इतवार से, इसी इतवार यानी रविवार की शाम से गायब है। ये लोग थाने पर भी गए थे। इकरार की मां ने बताया कि वो दोपहर को मोहल्ले के ही अनवर के पास गया था।
जाता रहता है। अनवर भी इसको टॉफी और चॉकलेट देता है, इसी लालच में वो जाता रहता है, लेकिन उसके बाद लौट कर नहीं आया। अनवर के मकान पे भी या अनवर के कमरे में भी ताला बंद है। अनवर का एक दोस्त भी वहां बहुत आता था, रामू। हम लोगों ने ये दिमाग लगाया कि हो सकता है वो रामू के घर पर हो, अक्सर उसकी साइकिल पर पीछे बैठकर चला जाता है। लेकिन रामू के घर का पता हम लोगों को नहीं पता है। भाग के हम लोग रात में ही, जब वो 10 बजे तक नहीं आया, तो थाना हजरतगंज गए थे। एक एप्लीकेशन वहां दे आए थे, बच्चे का हुलिया और फोटो भी दे आए थे, और ये भी बता आए थे कि दोपहर के बाद करीब 4 बजे के आसपास वो अनवर के पास गया था, लेकिन नहीं लौटा। अनवर और रामू पे उनको शक था, ये बात वो लिखकर थाने पर गए थे। पुलिस ने उनसे कहा था कि बच्चा है, कहीं चला गया होगा, खेल रहा होगा, थोड़ी देर और देख लीजिए, कल तक अगर नहीं आता है तो आइएगा, आपकी गुमशुदगी हम लिख देंगे। कहने का आशय ये कि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। अनवर के घर पर फिर देखा गया, ताला बंद था। ताला तोड़ा गया, वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिली। फिर रामू की तलाश के लिए उसके पते की जानकारी पुलिस ने करनी शुरू की। गोल्फ कोर्स के और जो कैदी वहां रहते हैं, उनसे रामू के बारे में पूछा गया, तो ये पता लगा कि रामू अलीगंज में किसी बड़े प्लॉट में बने हुए कमरे में रहता है। रात ही रात उसका पता भी लग गया कि कहां रहता है। पुलिस वहां गई, वहां भी ताला बंद मिला। पुलिस ने ताला तोड़वाया और उसके भीतर तलाशी ली। वहां पर पुलिस को रामू के कई फोटोग्राफ मिल गए, और वहां पर अनवार के कपड़े भी, कई कपड़े वहां पर पुलिस को मिल गए। ये बात इंस्पेक्टर हजरतगंज को बताई गई, और यह शक भी किया गया कि ये दोनों ही अपने कमरों से गायब हैं, और ये बच्चा ऐसा लगता है कि ये वही है जिसकी मां गुमशुदगी लिखाने आई थी। इंस्पेक्टर ने कहा कि 2 सिपाही फौरन इनके साथ गोंडा चले जाएं, माँ बाप और परिवार वालों के साथ। वहां पर बच्चे की लाश को देखकर ये पहचानने की कोशिश करें। मैं अभी इंस्पेक्टर कोतवाली गोंडा को बता देता हूं। इंस्पेक्टर कोतवाली गोंडा को इंस्पेक्टर हजरतगंज ने बताया कि एक गुमशुदगी के मामले में उनके परिवार वाले ये गोंडा जा रहे हैं, मेरे सिपाही लेके जा रहे हैं। वैसे तो ये सुबह पोस्टमार्टम के समय से पहले आ जाएंगे, लेकिन अगर इनको पहुंचने में देर होती है तो पोस्टमार्टम थोड़ा डिले करा दीजिएगा। पोस्टमार्टम के बाद पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये लोग आराम से उसको पहचान लें। पोस्टमार्टम होने के पहले इनको लाश दिखा दी जाए। एक रिक्वेस्ट और की इंस्पेक्टर कोतवाली हजरतगंज ने गोंडा के शहर कोतवाल से। उनसे ये कहा कि जिस कंडक्टर के बस में ये बॉक्स मिला था, वो कंडक्टर मैंने कैसरबाग से पता किया है, बस लेकर गोंडा गया है, उसको भी रोक लीजिएगा। उसे एक फोटोग्राफ देकर पहचानवाना है हमें कि क्या ये वो व्यक्ति तो नहीं है जिसने उसकी छत पर यह बक्स रखा था। इंस्पेक्टर ने अपने चौकी इंचार्ज रोडवेज को वायरलेस पर बता दिया कि उसको रोक के रखिएगा, घर वाले आ रहे हैं, लाश को देखेंगे और कोई फोटोग्राफ ला रही है पुलिस जो उस कंडक्टर को दिखाई जाएगी। अगले दिन सवेरे ही छन्नन, उसकी पत्नी और परिवार के 2 लोग गोंडा मॉर्चरी सीधे पहुंच गए। वहां पर मॉर्चरी के केयरटेकर ने वो बॉडी दिखाई। बॉडी देखते ही परिवार में रोना पीटना मच गया। ये लाश मन्नन के बेटे, 7 साल के बेटे इकरार की ही थी। तय हो गया कि ये उस बच्चे को मार के और उसे फिर संदूक में भर के और बस की छत पर रखा गया था। रामू की जो कई फोटोग्राफ पुलिस को मिली थी, वो फोटोग्राफ कंडक्टर को दिखाई गई, परिचालक जिसे कहते हैं। उसने भी देखते ही पहचान लिया। उसने कहा ये वही आदमी है जो टीन के बक्से को, संदूक को बस की छत पर रखवाया था कुली की सहायता से। इसका उसने पैसा भी दिया था, और मुझे याद है कि इसने
गोंडा का टिकट भी लिया था, लेकिन ये गोंडा जाके वापस आया या फिर बीच में कहीं उतर गया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दिन बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अनवर और रामू की तलाश पुलिस ने तेज कर दी, क्योंकि दोनों ही अपने अपने घर से फरार थे। 4-6 दिन बाद रामू और अनवर रामू के एक रिश्तेदार जो सीतापुर में रहते थे उनके घर में मिल गए। हालांकि अनवर के दोनों पैर खराब थे, शायद पोलियो के शिकार थे दोनों पैर। वो घिसट घिसट कर चलता था, लेकिन बाकी शरीर पूरा 100% स्वस्थ था। सामान्य रूप से दिव्यांग या इस तरह के विकलांग लोगों के साथ पुलिस ऐसा व्यवहार नहीं करती कि उन्हें कोई कष्ट हो, लेकिन चूंकि उस बच्चे की लाश देखकर 2 पुलिस वाले आए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया था कि बच्चे के साथ वीभत्स दुष्कर्म किया गया है, ये पुष्टि हो गई थी। ऐसे में गुस्सा बिल्कुल जायज था। पुलिस ने अनवर की भी विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ शुरू कर दी। रामू की होनी ही थी, दोनों बड़े कड़े थे और विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ के अंतिम चरण में ये दोनों टूटे और पूरा किस्सा इन्होंने बयान किया। अनवर ने बताया कि पहले जब वो छोटा था तो उसके घर वालों ने उसकी परवरिश की, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ और चूंकि कहीं आने जाने में असमर्थ था, कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए घर वालों ने उसे अलग कर दिया, छोड़ दिया, लावारिस छोड़ दिया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मोहल्ले के ही एक कल्लू रिक्शा वाले थे, जिनकी रिक्शा की टॉल, जहां वो रिक्शा इकट्ठा होता है टाल कहते हैं, रिक्शा की टाल पार्क रोड में थी। जू के सामने की तरफ सड़क में भीतर की तरफ वो टाल थी। पैसे की दिक्कत के कारण जब कल्लू से बात की तो उन्होंने कहा तुम आओ मेरे टाल पर बैठो, रिक्शों की गिनती किया करो और देखो अगर उसमें कोई छोटी मोटी कमी रह गई हो तो उसको बनाना भी सीख लो, वरना मुझे मिस्त्री के पास रिक्शों को भेजना पड़ता है। अनवर ने बताया कि मैं उनके टाल पर पहुंच गया, सुबह पहुंच जाता था किसी रिक्शे पर बैठ के या किसी की साइकिल से, और फिर वहां धीरे धीरे मैंने छोटे मोटे मरम्मत का काम सीख लिया, खासकर पंचर बनाने का काम बैठे बैठे मैं करने लगा। इसके अलावा थोड़ी ऊंचाई का जो काम है वो भी मैं अच्छी तरह से पूरा करने लगा और अपनी भी एक छोटी पंचर की दुकान वहीं मैंने खोल ली, टाल के सामने ही। सवेरे जब 30-40 रिक्शे किराए पर टाल से चले जाते थे तो जो प्राइवेट लोग हमारी पंचर की दुकान पे आते थे मैं उनका पंचर बनाता था, छोटी मोटी अगर नट बोल्ट की कोई कमी है वो कर देता था, तेल फुलेल अगर कहीं डालना है तो वो डाल लेता था और इसके हमें अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैं हवा नहीं भर सकता था, लेकिन चूंकि मैं दिव्यांग था मैं रिक्वेस्ट कर लेता था कि मैं भर नहीं सकता हूं, तो लोग, ज़्यादातर लोग अपने से भर लिया करते थे। लेकिन जिनको अपने से हवा भरने में शर्म महसूस होती थी वो थोड़ा आगे जाके हवा भराने वाली दुकान से अपनी हवा भरा लिया करते थे। उसने ये बताया कि दिन भर में उसे 70-80 रुपए अपने मेहनताने के मिल जाते थे, जो उसके लिए पर्याप्त थे। रामू की उसकी दोस्ती यूं हुई कि शाम के समय 4 बजे 5 बजे जब वो गोल्फ कोर्स में गोल्फ के काम से जो उनके जिसका वो कैडी रहा होगा वो उनका काम खत्म होता था तो वो मेरे ही कमरे पर आ जाता था। हम लोग शाम को लगभग हर दिन मांसाहार खाना बनाते थे, मीट मटन जो भी है वो बनाते थे। रामू शराब ले आता था, शाम को हम लोग शराब पी के खाना खा लेते थे और फिर रामू अपने कमरे में चला जाता था, क्योंकि उसके मालिक ने, प्लॉट के मालिक ने वो कमरा उसको सुरक्षा के लिए दिया था, इसलिए वो रोज अपने कमरे में ही जाकर सोता था। जब रामू की छुट्टी होती थी तो वो ब्लू फिल्म वाली जो कैसेट है वो 25 रुपए के किराए पर अलीगंज के किसी आदमी को सेट कर रखा था, वो ले आता था। छोटी टीवी,
कैसेट रिकॉर्डर और वो कैसेट लाता था। और तब मैं भी उसकी साइकिल पर पीछे कैरियर में बैठकर उसके यहाँ पहुँच जाता था, क्योंकि यहाँ वो हम लोग देख नहीं सकते थे, कच्चा मकान था। उसकी आवाज़ से अगल बगल लोगों को जानकारी हो जाती थी कि हम लोग ये वहाँ ब्लू फिल्म देख रहे हैं। लोगों को ऐतराज होता था। तो जिस दिन देखना होता था उस दिन रामू की साइकिल पर बैठ के चले जाते थे, वहीं खाना बनाते थे, शराब पीते थे, खाना बनाते थे, खाते थे और रात में वो फिल्में देखा करते थे। और इस तरह साथ रहते रहते हम दोनों के संबंध, समलैंगिक संबंध भी हो गए। अनवर ने आगे बताया कि एक दिन मैंने रामू को बताया कि मेरे मोहल्ले में पड़ोस का एक लड़का है, 7 साल का है। वो रोज टॉफी और चॉकलेट के चक्कर में मेरे पास आता है। मैं उसे खिलाता भी हूं, लेकिन अब मेरी नीयत उस पर खराब हो रही है। मैं वहां कुछ इसलिए नहीं कर सकता कि उस कच्चे मकान में अगर उसकी जरा सी भी आवाज बाहर निकली तो लोग टूट पड़ेंगे, सबको सुनाई देगा। और मैं उसे लेके कहीं बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे घिसट घिसट कर जाना होगा। रामू ने फौरन कहा, उसको यहां ले आओ, यहीं ले आओ, देखते हैं। यहां अगर चिल्लाया तो साइकिल से उसे वापस मार्टिनपुरवा छोड़ देंगे। शाम को इकरार आ गया। रामू और अनवर दोनों अपने कमरे में मौजूद थे। इकरार को उस दिन कुछ ज्यादा टॉफी चॉकलेट अनवर ने खिलाई और ये बताया कि आज शाम को मुर्गे की दावत इनके यहाँ है, ये मेरे दोस्त हैं, अगर तुमको भी दावत खानी है तो हमारे साथ इनके घर पे चलो। वो बच्चा था, फौरन राजी हो गया। आगे डंडे पर इकरार को बिठाया, पीछे अनवर को बिठाया और रामू उसको लेके अपने कमरे में गया। वहां उसके लिए यही सब टॉफी, चॉकलेट, चिप्स ये सब लाकर मंगाई। इस बीच में दोनों ने मुर्गा बनाया। खाना बनाने के बाद उन दोनों ने भी खाया। पहले शराब पी, फिर दोनों ने खाया, फिर बच्चे को भी खाना खिलाया। ले जाने के साथ ही रामू फौरन बाजार में चला गया था और एक कैसेट और वो टीवी जिस किसी से भी लाता था लाकर उसे लगवा लिया था। खाना खाने के बाद उन लोगों ने वो कैसेट चलाना शुरू किया। इकरार को अनवार ने अपनी गोद में बिठा रखा था। उसके साथ गंदी हरकतें उसने शुरू कर दी। बच्चा था वो, इन सब बातों से एकदम अनजान था। फिर अनवर ने उसके कपड़े उतारकर उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू किया। वो चिल्लाने लगा। मैंने फौरन उसके मुंह में कपड़ा भर के उसकी आवाज़ चुप करा दी। हालांकि वो जो मकान था या जो कमरा था जिसमें वो रहता था, वहाँ बने हुए मकान बहुत दूर दूर थे और आवाज़ जाने की गुंजाइश बहुत कम थी। फिर भी ऐसा लगा कि कहीं ऐसा न हो आवाज़ कोई सुन के यहाँ आ जाए, लिहाजा उसके मुंह में कपड़ा भर दिया। उसके बाद हम दोनों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। ये बात करीब 9:30 या 10 बजे से शुरू हुई। सुबह 4 बजे हम लोगों ने ये नोटिस किया कि उसका शरीर ठंडा होने लगा है। मैंने जल्दी से उसके मुंह का कपड़ा निकाला, उल्टा पलटा किया उसे, लेकिन तब तक वो मर चुका था। हम दोनों के होश उड़ गए। बैठ के हम लोगों ने सोचा हम क्या करें। मेरे घर में वही एक बक्सा था। बक्से के बारे में उसने बताया कि जब सुबरानी मर गई तो मोहल्ले के ही लड़कों ने एक दिन रात में उसके जो टूटे फूटे बर्तन, बक्से, कपड़े थे वो चोरी कर लिए और बर्तन और बक्से लाकर मेरे कमरे पर रख दिए। रामू ने अगले दिन मुझसे पूछा, ये बर्तन और कपड़े कहाँ से लाए हो? मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये किसी घर के में चोरी करके लाके लौंडों ने मेरे यहाँ रख दिया है। ऐसा करो तुम इसे अपने कमरे पर रखो, पता नहीं कब इसकी शिकायत हो जाए, ये लड़के पकड़े जाएं और पुलिस यहाँ तक आ जाए। रामू ने वो अपने घर पर अपने कमरे में रख लिए थे। हम लोगों ने बोरी में इकरार को उसके हाथ पैर मोड़कर भर दिया, भर के उसे अच्छी तरह से बक्से को बंद कर दिया। सुबह ये काम कर लिया था, भाग के गया, लेकिन कोई ऐसी दुकान खुली हुई नहीं मिली जहां से हमें ताला मिल जाए। 9 बजे के आसपास जब दुकान खुलने लगी तो एक ताला वहां से ले आए, बक्से में ताला बंद किया
उसको एक रिक्शे में लादा और सीधे कैसरबाग बस अड्डे पहुंच गए। 11 बजे के आसपास हम बस अड्डे पहुंचे थे और गोंडा जाने वाली ये बस बिल्कुल तैयार खड़ी थी, जाने वाली थी। कुली को 10 रुपए देकर मैंने इसे ऊपर चढ़वा लिया और फिर 70 रुपए का टिकट गोंडा का कटवाकर मैं खुद भी गाड़ी के भीतर, बस के भीतर बैठ गया। बाराबंकी में जब काफी लोग वहां चाय पानी पीने के लिए उतरने लगे, मैं भी उतर गया और चुपचाप वहां से वापसी की बस से वापस लौटकर अपने कमरे पर आ गया और अनवार को साइकिल पे बिठाकर उसके घर पहुंचा दिया। इतनी स्वीकारोक्ति के बाद दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बात ये 2003 की है। मैंने आज दिन में काफी कोशिश की कि ट्रायल में इसके रिजल्ट का पता लगे, लेकिन अनवार और रामू दोनों ही वो घर छोड़कर जा चुके थे और इसका छन्नन और उसका परिवार भी मार्टिनपुरवा में नहीं था। 2008 में हजरतगंज थाना अपनी असली जगह से, अपनी पुरानी जगह से, अपनी ओरिजिनल जगह से शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए रिकॉर्ड्स भी वहाँ नहीं मिले। मार्टिनपुरवा के लोग जरूर हमारे किस्सा गोई परिवार में होंगे। अगर उनकी किसी की जानकारी में इसका स्टेटस हो तो उसे लिखकर जरूर भेजें। आज की घटना, कुत्सित मानसिकता के दो लोगों ने एक बहुत ही छोटे बच्चे की, मासूम बच्चे की जान ले ली क्योंकि उनकी मानसिकता गंदी थी। कुत्सित मानसिकता के लोग थे। लेकिन मेरी समझ से ये परे है कि बेमेल दोस्ती पर लोगों की निगाह क्यों नहीं पड़ती। अनवार 27 साल का, इकरार 7 साल का। इकरार अनवार के घर बराबर आता जाता रहा, उसकी टॉफी चॉकलेट खाता रहा, कभी कभी रात का खाना भी उसी के यहां खा लेता था। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मां को यह बात बताता ना हो, लेकिन मां को इस पर निगाह रखनी चाहिए थी। दोनों से पूछना चाहिए था कि चलो भाई, 1-2 दिन की बात तो समझ में आती ही है, तुम रोज रोज क्यों इसको चॉकलेट खिलाते हो? और पूछने का तरीका भी होता है कि क्यों इसकी आदत खराब कर रहे हो, हम इसे रोज चॉकलेट और टॉफी नहीं खिला सकते। तो एक तो उसके मन में डर होता है कि हमें नोटिस किया गया है, दूसरा बच्चे को अगर डांट दिया जाता तो वो उसके यहां आने जाने में गुरेज करता। मैंने अपनी तमाम घटनाओं में इस तरह की बेमेल दोस्ती के परिणाम के बारे में बताया है। बेमेल दोस्ती का मतलब लड़का या लड़की जिसकी उम्र बहुत कम हो और महिला या पुरुष जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो। इन दोस्ती, इस तरह की दोस्ती जो होती है वो हमेशा कुछ न कुछ नुकसान करने वाली होती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ये दोस्ती, चलिए 1-2 दिन की बात तो समझ में आती है कि बच्चे को किसी ने उसको दुलारने के लिए, प्यार करने के लिए कुछ दे दिया, लेकिन हफ्तों हफ्तों महीनों कोई दे रहा है और कोई नोटिस करने वाला नहीं है। इसके परिणाम हमेशा 90% केसेस में खराब होते हैं या ऐसे होते हैं जैसे परिणाम इस घटना में हुए थे। आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।